नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। सबसे पहले आपको बता दूं कि आज कौन कौन सी क्लास लगेगी। केजरीवाल के शीश महल, जिसके बारे में हम लगातार बात कर रहे हैं, केजरीवाल के शीश महल का प्रधानमंत्री मोदी से क्या कनेक्शन है, आज इसके बारे में आपको बताऊंगा। केजरीवाल के शीश महल को ताजमहल बनाने वाला प्लान कौन सा है? आप कहेंगे शीश महल में ही पब्लिक जो है वो परेशान हुई जा रही है, ये ताजमहल वाला प्लान क्या है, ये भी आज आपको बताऊंगा। प्रधानमंत्री मोदी का घर 1300 करोड़ रुपए में बन रहा है। आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल अपने खर्चे का जवाब देने के बजाय अब ये फैला रहे हैं। इसका सच क्या है ये भी आपको बताऊंगा। इसके अलावा केजरीवाल को ममता बनर्जी बताएंगी सीएम का घर कैसा होता है, देखिएगा जरूर। इसके अलावा अतीक की जिंदगी में शाइस्ता के अलावा सीक्रेट महिला कौन थी? क्या अतीक की मौत के पीछे शाइस्ता और शबाना की नफरत है? अतीक की मौत का योगी और अखिलेश क्या दोनों से कनेक्शन है? यह सवाल क्यों उठ रहा है, आज इस पर भी बात होगी। और आखिर में रेसलर्स की बात, पहलवानों की पटखनी, अरेस्ट होंगे बीजेपी सांसद ब्रिजभूषण। लेकिन पाठशाला में पहले दिन भर का रिवीजन, उसके बाद पहली क्लास। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जहरीला सांप बता दिया था। अब इस बयान पर गृह मंत्री अमित शाह ने पलटवार की। एक दिन पहले कर्नाटक में एक चुनावी रैली के दौरान खड़गे ने पीएम मोदी की तुलना जहरीले सांप से की थी। अब अमित शाह कह रहे हैं कि मोदी जी को जितना गाली दोगे ना, उतना कमल खिलेगा। बीजेपी ने खड़गे के इस बयान को लेकर चुनाव आयोग में शिकायत भी कर दी है। शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के केस में राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी। सिसोदिया फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अब अपील करने वाले हैं। इससे पहले कोर्ट ने सीबीआई से जुड़े केस में भी सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया था। उनकी न्यायिक हिरासत 12 मई तक के लिए बढ़ा दी गई थी। आज दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में एससीओ देशों के डिफेंस मिनिस्टर्स की बैठक हुई। इस दौरान राजनाथ सिंह ने बिना नाम लिए चीन और पाकिस्तान को निशाने पर लिया। राजनाथ सिंह ने साफ कर दिया कि आतंकवाद का सफाया करने के लिए इसके समर्थक देशों की जवाबदेही तय होनी जरूरी है। पाकिस्तान इस बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुआ। अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख का ऐलान हो गया है। 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर के गर्भगृह में रामलला विराजमान हो जाएंगे। कहा जा रहा है कि इसके बाद राम मंदिर को श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाएगा और भक्त यहां भगवान राम के दर्शन कर सकेंगे। महाराष्ट्र सरकार पालघर में 2 साधुओं की हत्या के मामले की जांच सीबीआई को सौंपेगी। राज्य सरकार की तरफ से इस बात की जानकारी मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस केस की सुनवाई बंद कर दी है। 16 अप्रैल 2020 को महाराष्ट्र के पालघर में बच्चा चोरी के शक में भीड़ ने 2 साधुओं की पीट कर हत्या कर दी थी, जिसकी सीबीआई जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। बॉलीवुड एक्ट्रेस जिया खान की मौत के मामले में 10 साल के बाद फैसला आ गया। मुंबई की स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने सूरज पंचोली, जो आदित्य पंचोली के बेटे हैं, उनको बरी कर दिया। सूरज पर जिया खान को खुदकुशी के लिए उकसाने का आरोप था। सबूतों के अभाव में कोर्ट ने सूरज पंचोली को बरी किया। जिया की मां ने फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देने की बात कही। तो ये हो गया दिन भर का रिवीजन। अब पाठशाला की पहली क्लास, जिसमें बताऊंगा कि केजरीवाल के शीश महल का प्रधानमंत्री मोदी से क्या कनेक्शन है, केजरीवाल के शीश महल को ताजमहल बनाने वाला प्लान क्या है, और क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का घर 1300 करोड़ रुपए में बन रहा है, इसका सच क्या है, आज आपको यह भी बताऊंगा। और साथ ही अरविंद केजरीवाल को आज ममता बनर्जी बताएंगी कि एक मुख्यमंत्री का घर कैसा होता है। ऑपरेशन शीश महल, जिसको लेकर आज कुछ और नए खुलासे होंगे। अरविंद केजरीवाल के शीश महल का पीएम मोदी से क्या कनेक्शन है, आज इसकी भी बात होगी। क्योंकि जब से टाइम्स नाउ नवभारत के खुलासे के बाद लोगों ने केजरीवाल से 45 करोड़ के खर्च का हिसाब मांगना शुरू किया, तब से अरविंद केजरीवाल की पार्टी के नेता, उनके समर्थक पीएम मोदी, पीएम का ये खर्च, पीएम का वो खर्च, पीएम के घर का खर्च, ये सब बताने में लगे हुए हैं। आज हम ऑपरेशन शीश महल से जुड़ा एक और बड़ा खुलासा करने वाले हैं। पहले उसके बाद पीएम के कनेक्शन पर भी आऊंगा।
इस खुलासे को देखने के बाद आपको यही लगेगा कि क्या अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री आवास जैसा या उससे भी बड़ा घर बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं। क्या अरविंद केजरीवाल का सपना सिर्फ बंगले तक सीमित नहीं है, सिर्फ शीश महल तक सीमित नहीं है, बल्कि वो सीएम कॉम्प्लेक्स बनाने की तैयारी में थे। क्या अरविंद केजरीवाल की प्लानिंग शीश महल बनाने से भी बड़ी, कुछ ताजमहल जैसा बनाने जैसा है? क्या अरविंद केजरीवाल के दिमाग में 24 घंटे नरेंद्र मोदी चलते हैं और उनके दिमाग में यह चलता है कि अगर नरेंद्र मोदी की कुर्सी तक नहीं पहुंच रहा तो कम से कम पीएम से भी बड़ा घर बना दूं, उनसे भी बड़े घर में रहूं? यह क्यों कह रहा हूं, अभी इस पर आऊंगा। लेकिन पहले आपको बताता हूं कि क्यों हम यह कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल शीश महल से भी बड़ा कुछ बनाना चाह रहे हैं। दरअसल दिल्ली सरकार ने साल 2021 में ही अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास के आसपास के जो बंगले थे और फ्लैट्स को खाली करने का नोटिस दे दिया था। अब लोग कहेंगे इसका क्या मतलब है, अभी समझाता हूं। लेकिन आधे लोग तो इस सकते में होंगे कि अभी तो शीश महल के बारे में सुनकर ही दिमाग में जो है घन घन हो रहा था कि बॉस ये क्या ही है, इसमें मुख्यमंत्री रहते हैं कोई। अब शीश महल से भी बड़ा। लेकिन आप देखिए हम ये क्यों कह रहे हैं। कहा गया कि 2 बंगले जो कि अरविंद केजरीवाल के घर के बगल में है, 2 बंगले, और इसके साथ साथ 8 सरकारी फ्लैट, 8 सरकारी फ्लैट्स, इनको क्या कहा गया, आदेश दिया कि भाई खाली कर दो, अपना अपना घर खाली करो, और इनको दूसरे जगह घर दे दिया कि जाओ यहां जाके रहो। और ये सारे घर जो हैं वो सीएम आवास के बगल में है, यानी अरविंद केजरीवाल के घर के आसपास, उस शीश महल के आसपास के 8 सरकारी फ्लैट और 2 बंगले, इनको कहा गया कि खाली करना है 2021 में। टाइम्स नाउ नवभारत के पास जो दस्तावेज मौजूद हैं उसके मुताबिक पीडब्ल्यूडी ने 12 अगस्त 2021 को दिल्ली की राजपुर रोड पर 8 फ्लैट्स को खाली करने का नोटिस दिया, और इन नोटिस की कॉपी टाइम्स नाउ नवभारत के पास मौजूद है। इस नोटिस में 8 फ्लैट्स के नंबर लिखे हुए हैं। ये आप देख रहे हैं, यही नोटिस है, और इसमें बकायदा 8 फ्लैट का नाम है जिसको कहा खाली करो। और टाइम कितना दिया, 45 दिन। खुद का घर 45 करोड़ का और दूसरे का घर खाली करने के लिए समय 45 दिन। नोटिस में यह भी लिखा है कि दिल्ली पूल रेसिडेंशियल अकोमोडेशन यानी जीपीआरए के रीडेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत सभी को फ्लैट खाली करने का आदेश दिया जाता है। इस नोटिस में यह भी बताया गया कि रीडेवलपमेंट प्रोग्राम का फैसला कैबिनेट ने 28 जुलाई 2021 की मीटिंग में ले लिया है। मतलब सरकार ने फैसला ले लिया, भाई तुम अपना अपना घर खाली करो। जिन 8 फ्लैट्स को खाली कराने का नोटिस 2021 में दिया गया था वो सभी फ्लैट्स दिल्ली के राजपुर रोड पर। ये सभी सरकारी फ्लैट्स हैं। नोटिस के वक्त टाइप 5 के इन 8 फ्लैट्स में से 2 खाली थे। 6 फ्लैट्स में अलग अलग अधिकारियों को यह अलॉट किया गया था। नोटिस जो है उसमें सभी 8 फ्लैट्स के नाम, नंबर और अलॉटी का नाम लिखा हुआ है। पहला फ्लैट जो है उसका पता है 45/1। देखिए ये राजपुर रोड पर है, जिस वक्त ये नोटिस गया तब ये फ्लैट खाली था। दूसरा है 45/2 यानी बगल का है, इसमें एस शहरावत जो है उनको अलॉट किया गया था ये फ्लैट। उन्हें सीडब्ल्यूजी गेम्स विलेज में शिफ्ट कर दिया गया कि जाओ वहां रहो। तीसरा फ्लैट है 45/3, इसमें नेहा बंसल आईएएस वो रहती थी, उनको दिल्ली की कोर्ट लेन में शिफ्ट होना पड़ गया। चौथे फ्लैट का पता है 45/4, ये गुरदीप सिंह के नाम पर अलॉटेड था, उन्हें 17/6 राजपुर रोड पर शिफ्ट होने के लिए कह दिया गया। पांचवां फ्लैट है 45/5, ये चारू अग्रवाल के नाम पर था, इनको कहा तुम 33/25 में जाकर रहो। छठे फ्लैट का पता है 45/6, ये विनोद कुमार का घर था, इनको भी सीडब्ल्यूजी गेम्स विलेज में शिफ्ट होने के लिए कह दिया गया। इसी तरह 45/7 और 45/8 ये सारे फ्लैट खाली करने के नोटिस दिए गए। और ये सारे कौन से फ्लैट हैं जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के आसपास थे। अरविंद केजरीवाल के घर के पास जिन फ्लैट्स को खाली करने का नोटिस 2021 में दिया गया था, वहां आज की स्थिति में क्या हो रहा है यह जानने के लिए हमारी टीम ग्राउंड पर उतरी। हमने राजपुर रोड पर जाकर देखा तो पता चला बॉस कि जहां ये फ्लैट्स थे
वहां कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, वहां अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है और यह जगह केजरीवाल के शीश महल के ठीक पीछे है और उससे सीधा जुड़ी हुई है। मतलब एक दीवार है बीच में मुख्यमंत्री के घर की, अगर उसको गिरा देंगे तो सीधा इधर जुड़ जाएंगे। वहां से एक रिपोर्ट पहले देखिए, फिर आगे की बातें बताऊंगा। राजपुरा रोड पे अगर आप आएंगे तो आपको सबसे पहले मैं एक बोर्ड दिखाना चाहूंगा। यहां अगर आप आएंगे तो यहां पे दिल्ली सरकार का एक बोर्ड लगा होगा जहां पे लिखा हुआ है दिल्ली सरकार अधिकारी आवास 45 से 47 राजपुरा रोड दिल्ली, गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली ऑफिसर्स फ्लैट। इसके ऊपर लाल बोर्ड भी अगर आप देखेंगे तो दिल्ली सरकार अधिकारी फ्लैट्स ये आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई देगा। यानी कि पहले यहाँ पे दिल्ली सरकार के अधिकारियों के कुछ फ्लैट्स थे और इसके अलावा कुछ पार्किंग की जगह थी जिसको अब तोड़ दिया गया है और कुछ जगह तो पहले से पार्किंग की थी, कुछ फ्लैट्स को तोड़ा गया है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए एक नया बिल्डिंग आपको दिखाई देगा जो कि अभी बनना शुरू हुआ है, जो अंडर कंस्ट्रक्शन है। और इस बिल्डिंग की जो दीवारें हैं वो आपको सीएम हाउस में सटी हुई दिखाई देंगी। सीएम साहब का घर जरा दिखाइए। जो बाउंड्री दिख रहा है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री का घर है और जो आपको वो चेकपोस्ट दिख रहा है वो दिल्ली के सीएम का जो चेकपोस्ट है वो आपको दिखाई देगा। और यहीं पे सीएम जो है, सीएम का जो चेकपोस्ट है वो है। और ये जो सीएम हाउस पे जो झंडा लगा हुआ है वो आपको अभी दिखाई देगा। ये देखिए, ये जो सामने से अब आप देखते हैं सीएम हाउस का झंडा, ये सीएम हाउस का झंडा है। और इसी के जस्ट पीछे ये कंस्ट्रक्शन चल रहा है। ये कंस्ट्रक्शन देखिए, जो इमारतें आप देख रहे हैं ये कंस्ट्रक्टेड इमारतें, ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, ये अभी बन रही हैं नई नई इमारतें। यानी मुख्यमंत्री के शीश महल के ठीक पीछे सारे घर खाली करा के वहां कंस्ट्रक्शन चल रहा है। अब बड़ी सीधी सी बात है, मुख्यमंत्री के घर के पीछे इतना सटके कोई और तो रहेगा नहीं। और अगर उसको खाली करा के जो रखा जा रहा है, क्या होना है? क्या मुख्यमंत्री के लिए और बड़ा शीश महल से भी बड़ा कुछ बनना है? यह सवाल खड़ा हो रहा है। अरविंद केजरीवाल का बंगला दिल्ली के सिविल लाइंस में 6 फ्लैगस्टाफ रोड पर है। आपको बताता हूं कि फ्लैट्स अरविंद केजरीवाल के घर के कितने नजदीक है। गूगल मैप पर अगर आप जाकर देखेंगे, आपको एक तरफ राजपुर रोड दिख रहा है, दूसरी तरफ फ्लैगस्टाफ रोड दिख रहा है जहां पर अरविंद केजरीवाल का सरकारी आवास है। राजपुर रोड पर 8 फ्लैट थे जिन्हें खाली करने का आदेश दिया गया और बीच में आप देखिए अरविंद केजरीवाल का बंगला दिख रहा है। मतलब वो जगह दिख रही है, बंगला तो कोई देख ही नहीं पा रहा है। इसके अलावा टाइम्स नाउ नवभारत के पास वो दस्तावेज भी हैं जिसमें अरविंद केजरीवाल के बंगले के साथ लगे 2 बंगलों को भी खाली करने का नोटिस दिया गया। मतलब 8 फ्लैट और 2 बंगले। नोटिस में की कॉपी मेरे पास है। इसमें लिखा है कि पीडब्ल्यूडी 8 फ्लैगस्टाफ रोड के एरिया का रीडेवलपमेंट प्रोसेस में है, इसलिए 8 फ्लैगस्टाफ रोड की सरकारी जगह पर जो भी रहता है उसे शिफ्ट होना होगा। पीडब्ल्यूडी का जो नोटिस मैंने आपको दिखाया उसमें साफ साफ लिखा है कि दिल्ली के फ्लैगस्टाफ रोड पर टाइप 6 का जो 8B बंगला है जिसमें आईएएस भूपेंद्र सिंह भल्ला रहते हैं, उन्हें चाणक्यपुरी में बंगला अलॉट कर दिया गया है। और यहीं पर दिल्ली के फ्लैगस्टाफ रोड पर टाइप 6 का जो 8A बंगला है उसमें आईएएस मनीष गुप्ता रहते थे, उन्हें कोर्ट रोड में सरकारी आवास अलॉट कर दिया गया है। दोनों जगह जाओ, यहां से वहां जाकर रहो। आईएएस अधिकारी भाई हटाओ, जाओ वहां रहो। ये इस नोटिस में 9 मई 2022 की तारीख लिखी हुई। हमारी टीम जब फ्लैगस्टाफ रोड पर अरविंद केजरीवाल के बंगले के साथ लगते 2 बंगलों में गई तो पता चला कि इन बंगलों में अब कोई नहीं रहता, ये बंगले खाली हैं। यानी ये बात बिल्कुल सही निकली कि बंगले खाली करवा लिए गए। वहां से भी एक रिपोर्ट देखिए, फिर आपको आगे की बात बताऊंगा कि जो बातें अब तक कही गई हैं उसको लेकर क्या प्रश्न उठ रहा है। जहां पे अभी सीएम रहते हैं इसके आसपास के 2 फ्लैट्स को खाली कराया गया है जहां पे अधिकारी जो है सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी रहते थे। और उस फ्लैट को जिसका नाम है 8A एंड B फ्लैगस्टाफ रोड, जो कि सीएम के घर के बिल्कुल बगल में। देखिए, पहले मैं सीएम के घर का कॉम्प्लेक्स आपको दिखाना चाहूंगा। ये जो बाउंड्री आप देख रहे हैं, जो टिन वाला शेड आपको दिखाई देगा, ये सीएम का आवास है। और इसी से जस्ट सटा हुआ अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, इनके घर से जस्ट सटा हुआ ये जो आपको 2 फ्लैट्स दिखाई दे रहे हैं, ये दरअसल
8A एंड B फ्लैगस्टाफ रोड के फ्लैट्स है, जहां पे जो सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी हैं वो यहां पे रहते थे और उनको नोटिस देकर इसको वकेट कराया गया है कुछ महीने पहले। काफी बड़ा ये फ्लैट आपको दिखाई देगा, 2 फ्लैट्स हैं इसमें, एक लेफ्ट हैंड साइड पे आपको दिखाई देगा, एक राइट हैंड साइड पे दिखाई देगा। और यहाँ पे सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी जो हैं, जो होम सेक्रेटरी टाइप और प्रिंसिपल सेक्रेटरी टाइप के जो अधिकारी होते हैं, जो सीनियर अधिकारी होते हैं सरकार के, वो यहाँ पे रहते थे। अब सवाल इसलिए उठ रहा है कि अरविंद केजरीवाल के बंगले के आसपास की जगह को खाली क्यों करवाया जा रहा है, और इसलिए यह भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या अरविंद केजरीवाल सीएम आवास को कुछ इस तरह का बनाना चाहते हैं जैसा इस देश में किसी मुख्यमंत्री का घर ना हो। क्या उनके दिमाग में यह चल रहा है, उनकी सोच में यह है कि पीएम हाउस से भी बड़ा आवास बनाकर रहना है? क्या इसलिए आसपास के बंगले और फ्लैट खाली करवाए गए? केजरीवाल के इस बड़े प्लान पर संदेह और संभावना इसलिए भी दिखती है क्योंकि जो 8-8 लाख के पर्दे लगवा सकता है, जो 4-4 लाख के कमोड लगवा सकता है, जो 3.5 करोड़ के मार्बल लगवा सकता है, वो ये क्यों नहीं कर सकता? और चूंकि उनके दिमाग में 24 घंटे ऐसा लगता है पीएम मोदी, वो सीएम से तो अपने आप को लगाते ही नहीं है। वो किसी सीएम को जैसा लगता है अपने लेवल पे मानते ही नहीं है। कंपैरिजन सीएम से तो करते ही नहीं, सीधा पीएम। उनको लगता है वहां जाना है तो यहां नीचे सीएम से क्या कंपैरिजन करना। और इसीलिए ऐसा लगता है कि उनके दिमाग में यही है कि आम आदमी हूं तो क्या हुआ, लेकिन पीएम से बड़े बंगले में रहना है, पीएम से बड़े बंगले के एरिया में रहना है। अभी बताऊंगा पीएम नरेंद्र मोदी कैसे घर में रहते हैं। लेकिन अगर केजरीवाल का ऐसा कोई प्लान नहीं है तो उन्हें सामने आकर सफाई देनी चाहिए। 45 करोड़ के खर्चे पर जिन्होंने अब तक कुछ नहीं बोला, वो इस पर क्या ही बोलेंगे, बहुत संदेह है। लेकिन इससे केजरीवाल के बंगले को लेकर टाइम्स नाउ नवभारत के खुलासे बंद नहीं होंगे। हम इस मामले की लगातार पड़ताल कर रहे हैं। हमें उस सर्वे एजेंसी का पता चला जिसने केजरीवाल के बंगले का 2022 में एरियल सर्वे किया था। सर्वे करने वाली कंपनी का कहना है कि वो इमारत की मजबूती का भी सर्वे करती है, लेकिन दिल्ली सरकार की तरफ से केजरीवाल के आवास की मजबूती की जांच करने के लिए कोई अनुरोध ही नहीं किया गया था। जबकि अगर आपको याद हो, संजय सिंह और राघव चड्ढा ने कहा था कि इतना पुराना बंगला है, इतना पुराना था कि बिना तोड़े नया नहीं बनाते तो पता नहीं क्या हो जाता। सर्वे कंपनी वह कह रही है कि मैं तो मजबूत है कि नहीं घर, ये तो चेक करता हूं, करती है हमारी कंपनी। हमसे तो नहीं बोला कि जरा चेक करो कि मजबूत है कि नहीं। सुनिए आपको। इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में हम लोगों ने टोपोग्राफिक सर्वे किया था, जिससे कि उस एरिया का और उसके आसपास का एक तरह से पूरा नक्शा या मैप जिसे हम बोलते हैं वो बनाया जा सके। इस पर्टिकुलर कार्य में हमारा स्कोप ऑफ वर्क सिर्फ नक्शा बनाने तक सीमित था। सो नक्शे का मतलब ये है कि कौन सा कंपोनेंट कहाँ पे है, पार्किंग कहाँ है, बिल्डिंग कहाँ है, उसकी बाउंड्री वॉल कहाँ है, वहीं तक हमारा स्कोप सीमित था। हम लोग, जैसे मैंने आपको कहा, जियोफिजिकल कंपनी है। सो सपोज कोई स्ट्रक्चर है जो बहुत पुराना हो गया है, हम उस स्ट्रक्चर की जियोफिजिकल स्कैन करके भी बता सकते हैं कि वो स्ट्रक्चर कितना कमजोर हो गया है या कितने और टाइम तक वो चल सकता है, लेकिन वो इस पर्टिकुलर कार्य में हमारा स्कोप नहीं था। यदि आपसे दिल्ली सरकार ये करवाती कि मुख्यमंत्री के आवास की छतें गिर रही हैं, एक बार आप मैपिंग करके बताइए कि कहां पर मजबूत है, कहां पर ठीक है। हो सकता है एक कमरे की खराब हो, दूसरे बाकी की जगहों की ठीक हो, तो सिर्फ एक कमरे में ही चीजों को ठीक किया जा सकता था, एक कमरे की छत को रिपेयर किया जा सकता था। जरूर हम वो कर सकते हैं, बट हमसे उस बारे में कोई अनुरोध नहीं किया गया। अब बंगले को इसी आधार पर रेनोवेट का नाम देके रीस्ट्रक्चर कर दिया गया, नया ही बना दिया गया कि बंगले की छत गिर रही थी, बंगला बहुत कमजोर हो गया था। लेकिन बंगले की कमजोरी मजबूती का सर्वे किससे करवाया गया, यह सामने भी आना चाहिए, क्योंकि जिस कंपनी ने एरियल सर्वे किया वो तो कह रही है कि हम करते थे, हमसे तो नहीं बोला करने। और अगर जिस भी कंपनी ने सर्वे किया, क्या उसने ये लिख कर दिया कि पूरा घर तोड़ के नया बनाइए, नहीं तो बहुत बड़ा हादसा हो जाएगा। एक कमरे की छत गिर रही थी तो कमरा रिपेयर होगा कि तोड़ के नया घर बनेगा जी। ये बातें सामने आनी चाहिए कि सर्वे करवाया तो किससे करवाया भाई, लेकिन कोई बोले तब तो। यहां तो लोग मुंह खोलने को तैयार नहीं है और उसमें जस्टिफाई करते हैं कि इससे पूछो, उससे पूछो, इसका देखो, उसका देखो। बॉस मैं भी दिखाता हूं ना,
इसका देखो, उसका देखो, उससे पूछो, उससे पूछो। आप ममता बनर्जी का घर क्यों नहीं देखते? कुछ नहीं तो केजरीवाल को ममता बनर्जी से ही सीखना चाहिए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी। चलिए, आपको लगता होगा कि मैं बीजेपी के किसी सीएम को नहीं लगाता, हटाओ, इनका बंगला देखूंगा। ममता बनर्जी तो आपकी मित्र हैं, उन्होंने तो कोई आधिकारिक सीएम आवास ही नहीं लिया। ममता बनर्जी कोलकाता के सबसे पुराने इलाकों में एक कालीघाट के अपने पुश्तैनी घर में ही रहती हैं। सीएम ममता बनर्जी का घर कोलकाता के कालीघाट इलाके में 34B हरीश चटर्जी स्ट्रीट पर है। 2011 में पहली बार सीएम बनने से लेकर अब तक 3 बार के कार्यकाल में ममता बनर्जी ने अपना घर नहीं बदला, जबकि ममता बनर्जी के गृह मंत्रालय और सुरक्षा एजेंसियों ने कई बार सुरक्षा कारणों के दबाव बनाया कि भाई आप सीएम हैं, आपको खतरा हो सकता है। लेकिन ममता बनर्जी ने कालीघाट के अपने पुश्तैनी घर 34B हरीश चटर्जी स्ट्रीट से जाने से इनकार कर दिया। आप सोचिए, ममता बनर्जी भी 3 बार से मुख्यमंत्री हैं भाई, और पश्चिम बंगाल में तो इतनी पॉलिटिकल हिंसा होती है, तब भी वो किस घर में रहती है? जरा तस्वीर देखिए, उनके घर की तस्वीर देखिए। ये घर नहीं, कुटिया टाइप लग रही है। कहां केजरीवाल का शीश महल और कहां ममता बनर्जी की कुटिया। किचन देखिए कितना सा है। अरविंद केजरीवाल के घर के मैप से हमने किचन बनाया था, तो किचन बनाने वाले आर्किटेक्ट को 6 घंटा लग गया किचन डिजाइन करने में, इतना बड़ा था। यह घर है ममता बनर्जी का। केजरीवाल भी 3 बार के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन एक नेता ऐसा है जो अपने पुराने घर में रहता है, एक नेता ऐसा है जिसने वादा किया था कि मैं आम आदमी का कल्चर लाऊंगा इस देश में, वो 45 करोड़ के बंगले में जाके बैठा है। और सवाल पूछिए तो कहते हैं इससे पूछो, उससे पूछो। अरे इनसे पूछो ना जी, जवाब नहीं देते हैं। और जब जवाब मांगिए, क्योंकि दिमाग में पीएम 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 की कुर्सी चल रही है, हर चीज पीएम से कनेक्ट कर देना है, तो आम आदमी पार्टी और उनके नेता पीएम की बात को लेकर आ जाते हैं। अब एक नया चीज चल रहा है, अपने घर का 45 करोड़ का रिनोवेशन क्यों करा ये नहीं बताते हैं। अच्छा, इससे उससे क्यों कंपैरिजन हो ये भी नहीं बताते हैं। बोल के तो आप ना आए थे जी कि हम इतना महंगा घर में नहीं रहेंगे, हम आम आदमी हैं। बीजेपी बोली थी, ममता बनर्जी बोली थी, नीतीश जी बोले थे, लालू यादव बोले थे। आप ना बोल रहे थे जी कि ये सब बेकार है, मैं करूंगा जी। आप घर बना लिए 45 करोड़ का, कह रहे हैं इससे पूछो, उससे पूछो। कल का भ्रष्टाचार कर दीजिएगा, कहिएगा लालू जी का भ्रष्टाचार ज्यादा बड़ा था, उससे पूछो। लेकिन अब ये लोग नया लेके आए कि पीएम मोदी का घर जो है वो कह रहे हैं कि 1300 करोड़ का बन रहा है। 1300 करोड़ सीआर, ये आरोप लगा रहे हैं कि मोदी जी से जाके पूछिए 1300 करोड़ का घर। और कह रहे हैं कि मोदी जी जो है जहाज खरीद रहे हैं 8400 करोड़ का, 8400 करोड़ का। ये 2 आरोप लगा रहे हैं। बॉस, पहले एक बात बताइए, प्रधानमंत्री का जहाज है, उसमें पूरा उनका एक तरीके से कार्यालय साथ चलता है, अलग अलग देशों में जाता है, वो क्या 2 ना 4 करोड़ रुपए में आएगा जी? क्या साइकिल से चलें पीएम? क्योंकि आपको अपना 45 करोड़ का खर्चा जस्टिफाई करना है, जितने का प्लेन आएगा उतने में ना चलेंगे। आप क्यों नहीं अपना जो इधर से उधर उड़ते हैं, विमान में जाते हैं, आप जाइए रोड बाय रोड जाइए। आप क्यों खर्चा करते हैं? फिर कल को पीएम बनेंगे तो आप प्लेन में नहीं जाएंगे, साइकिल से जाएंगे क्या? और जहां तक पीएम के नए घर की बात है, तो उसके बारे में भी आपको बताता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नया घर कितने का बन रहा है। पीएम का जो नया हाउस कॉम्प्लेक्स बन रहा है, अभी बना भी नहीं, उसमें सिर्फ घर ही नहीं, उनका ऑफिस भी बन रहा है। उसमें पीएम की सुरक्षा करने वाले एसपीजी का भी ऑफिस है, सपोर्ट स्टाफ का क्वार्टर भी होगा, सिक्योरिटी ऑफिस भी है, एक गेस्ट हाउस भी है, एक सेवा सदन है, बेसमेंट पार्किंग है, इसमें एनएसए का भी ऑफिस है, इसमें कैबिनेट सचिवालय भी है। यह है नया पीएम का जो घर बन रहा है। और प्रधानमंत्री अभी जिस घर में रहते हैं उसके बारे में भी आपको बता देता हूं। अभी वाला जो घर है, अभी वाला घर पीएम मोदी का, उसमें 5 बंगले हैं। और ये आज के नहीं है बॉस, ये पहले के हैं, अटल जी के पहले के बने हुए हैं, उसी में प्रधानमंत्री सारे रह रहे हैं। इन 5 बंगलों में क्या है? एक घर है जिसमें पीएम रहते हैं, ठीक है, 5 बंगले हैं, उसमें से एक में पीएम को दिया हुआ है कि पीएम इसमें रहेंगे, जो भी देश के पीएम होंगे।
एक में ऑफिस है, जो भी पीएम होता है उसका ऑफिस वहीं पर है। इसके अलावा 2 बंगले जो हैं वो एसपीजी के पास है, और एक बंगला जो है वो एक बंगला लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट को दिया हुआ है, लॉजिस्टिक के लिए दिया हुआ, दूसरे डिपार्टमेंट इसमें बैठते हैं। भाई 5 बंगले हैं, लेकिन उसमें पीएम सिर्फ एक घर में रहते हैं, और वो भी आजकल ही पुराना सिस्टम चल रहा है। और जो लोग पीएम के नए घर का खर्च बता रहे हैं कि बॉस 1300 करोड़ रुपया खर्च हो रहा है पीएम के नए घर में, उस आंकड़े में कितना झूठ और कितना सच है आपको यह भी बता देता हूं। पीएम हाउस कॉम्प्लेक्स को बनाने के काम का पिछले साल अक्टूबर सीपीडब्ल्यूडी ने जो टेंडर निकाला था, वो टेंडर कितने का है आपको पता है? ये लोग 1300 करोड़ बोल रहे हैं ना। सच क्या है? सच ये है कि पीएम के आवास का जो टेंडर निकला है वो मात्र 360 करोड़ का निकला है भाई, 360 करोड़। और उसमें एनएसए का ऑफिस भी बनना है, उसमें बाकी सारी चीजें भी बननी है, एसपीजी का भी बनना है, उनका ऑफिस भी बनना है, उनका घर भी बनना है। और सवाल इस बात का नहीं है कि आपने घर क्यों बना लिया या पीएम का घर क्यों बन रहा है। सवाल इस बात का है कि आपने झूठ बोल के कागज पे दिखाया कि भाई जो है रेनोवेशन होगा, और उधर रिकंस्ट्रक्शन हो गया। इस पे प्रश्न उठ रहा है कि झूठ बोले क्या। और पीएम के आवास में भी 8-8 लाख का अगर पर्दा लगेगा तो उनसे भी पूछेंगे, नहीं ना लगा है जी। पीएम के घर में भी 4-4 लाख का कमोड लगेगा बाथरूम में, तो उनसे भी पूछेंगे। आप लगा रहे 4 लाख का कमोड और 8 लाख का पर्दा और 3.5 करोड़ का फ्लोर, इसलिए आपसे पूछा जा रहा है। और आप कंपैरिजन कर रहे हैं अपने एक सीएम का और पीएम का। बॉस, आप दिल्ली के सीएम है, 2 करोड़ की आबादी है, वो 140 करोड़ वाले देश के प्रधानमंत्री, दोनों का कंपैरिजन होगा क्या? आप 2 करोड़ लोगों के लिए जिम्मेदार हैं, वो 140 करोड़ के लिए जिम्मेदार हैं। उनकी सिक्योरिटी होती है, उनको देश के हिसाब से कितना थ्रेट होता है। क्या मतलब कुछ भी बोल देना, क्योंकि जब आप 1300 करोड़ का झूठ प्रचारित कर रहे हैं, इसका मतलब आप जानते हैं कि आपने 45 करोड़ लगा के गलती की। इसका मतलब आप सबूत दे रहे हैं, आपके पास सच बोलने के लिए नहीं है फिर इसका मतलब। और दिल्ली तो पूर्ण राज्य भी नहीं है भाई। एक देश के पीएम के सारी चीजों की तुलना, क्योंकि आपके दिमाग में चलता है कि मेरा कंपैरिजन तो मोदी जी से नीचे किसी से नहीं हो सकता, इसलिए हर चीज पीएम से होगी क्या? भाई अगर वो भी गलत खर्ची करेंगे तो उनसे भी पूछा जाएगा। आपने गलत खर्ची की है, मानिए कि भाई हमने 8-8 लाख के पर्दे लगाए, गलत कर दिया। 3 करोड़ का मार्बल लगाया, गलत कर दिया। 4 लाख के टॉयलेट सीट ना लगाते तो भी काम चलता। 25,000 के टॉयलेट सीट पे काम नहीं होता क्या? एक और बात यह है कि दिल्ली के किसी और सीएम ने तो कभी ऐसा खर्च नहीं किया। आप कंपैरिजन पीएम से करते रहिए, उससे होगा नहीं। लेकिन कंपैरिजन आपको दिल्ली के दूसरे जो पूर्व सीएम रहे उनसे ना करना चाहिए। आपके पहले केजरीवाल जी कितने मुख्यमंत्री रहे, किसी ने इस तरह से बंगले पे खर्च नहीं किया। हमने 30 साल का रिकॉर्ड निकाला। आपको दिल्ली के सीएम के बंगलों का इतिहास बता देता हूं। 1993 में दिल्ली को यूनियन टेरिटरीज के बीच स्पेशल स्टेटस मिला। इसके तहत दिल्ली की अपनी विधानसभा, अपना मुख्यमंत्री मिला। 1993 में जब नए सिस्टम के तहत दिल्ली के पहले सीएम बने बीजेपी के बड़े नेता मदन लाल खुराना, उन्हें आधिकारिक आवास के तौर पर 33 शामनाथ मार्ग का एक बंगला आवंटित हुआ। उस वक्त 33 शामनाथ मार्ग जो है वो दिल्ली के सीएम के आधिकारिक निवास के लिए बेस्ट लोकेशन माना गया था, क्योंकि 33 शामनाथ मार्ग का बंगला दिल्ली विधानसभा से मात्र 100 मीटर की दूरी पर था। और दूसरी बात यह थी कि यहीं पर 1952 में दिल्ली के पहले सीएम चौधरी ब्रह्म प्रकाश भी रहते थे। 33 शामनाथ मार्ग के 5500 स्क्वायर मीटर एरिया के इस बंगले में 3 बेडरूम थे, एक ड्राइंग रूम था, डाइनिंग स्पेस था, कॉन्फ्रेंस रूम था, स्टाफ के लिए 10 क्वार्टर थे। इतना बड़ा लॉन था कि एक फुटबॉल मैच हो जाए। लेकिन इस बंगले के बारे में तरह तरह की भूत प्रेत की कहानियां चलती थी, और यह कहा जाता था कि इस बंगले में जो भी रहता है वो अपना कार्यकाल पूरा ही नहीं कर पाता। फिर भी मदन लाल खुराना को जब यह बंगला आवंटित हुआ तो उन्होंने मना नहीं किया, क्योंकि वो बंगले को लेकर जो भी अफवाहें चलती थी उस पर यकीन नहीं करते थे। लेकिन मदन लाल खुराना भी 33 शामनाथ मार्ग के आधिकारिक सीएम बंगले पर अपने कार्यकाल के पहले 6 महीने में नहीं रहे।
उनका कीर्तिनगर में घर था भाई, और इतना बड़ा बंगला आवंटित होने के बावजूद वो कीर्तिनगर से आते जाते थे। 6 महीने के बाद कीर्तिनगर के घर से मदन लाल खुराना ने 33 शामनाथ मार्ग के बंगले में शिफ्ट होने का फैसला किया। इसके बाद 1996 में जैन हवाला केस आया और इसमें नाम आने पर मदन लाल खुराना ने इस्तीफा दिया और बंगला खाली कर दिया। लेकिन बंगले का कोई रेनोवेशन नहीं कराया, उसको फैला नहीं लिया कि और बड़ा बंगला चाहिए। अच्छा, उनके बंगला छोड़ने के बाद सालों तक बंगला खाली पड़ा रहा। इसके बाद के मुख्यमंत्रियों ने बंगला लेने से ही मना कर दिया। 1996 में जब साहेब सिंह वर्मा दिल्ली के मुख्यमंत्री बने तो उन्हें सीएम के तौर पर नया बंगला 9 शामनाथ मार्ग आवंटित किया गया। 9 शामनाथ मार्ग का बंगला भी पुराने सीएम के 33 शामनाथ मार्ग के बंगले की तरह का ही था। लेकिन साहेब सिंह वर्मा भी अपने आधिकारिक सीएम आवास 9 शामनाथ मार्ग पर कभी रहे ही नहीं। साहेब सिंह वर्मा का सीएम आवास सिर्फ मीटिंग के लिए इस्तेमाल होता था। साहेब सिंह वर्मा के बारे में कहा जाता था कि उनका सीएम आवास आम लोगों के लिए हमेशा खुला रहता था। ऐसा नहीं है कि पत्रकार 4 दिन से खड़े हैं, कोई खोल के दिखाने वाला नहीं है। केजरीवाल जी का शीश महल खास तौर पर साहेब सिंह वर्मा के विधानसभा के लोगों के लिए तो हमेशा खुला रहता था। उसके बाद 1998 में जब शीला दीक्षित दिल्ली की सीएम बनी तो उन्हें 17 AB मथुरा रोड का बंगला दिया गया। 2 फ्लोर का बंगला था और इसमें शीला दीक्षित अपने कार्यकाल के पहले 5 साल रही। कोई रिकंस्ट्रक्शन, कोई बदलाव नहीं करवाया। 2004 में जब फिर शीला दीक्षित दिल्ली की सीएम बनी तो उन्हें नया बंगला आवंटित किया गया, क्योंकि मथुरा रोड वाला बंगला प्रगति मैदान के सामने था और वहां ट्रैफिक जैम बहुत लगता था। सुरक्षा का हवाला भी दिया गया। 2004 में दोबारा सीएम बनने पर शीला दीक्षित 3 मोतीलाल नेहरू मार्ग के बंगले में शिफ्ट हो गए, जहां कभी दिल्ली के LG रहा करते थे। इस बंगले में 5 बेडरूम और 1 लॉन था। यहीं पर शीला दीक्षित सीएम के तौर पर 9 साल तक रही। लेकिन 2004 से लेकर अगले कार्यकाल तक शीला दीक्षित के सरकारी बंगले में कोई बड़ा कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ। और ये सब बंगले कोई ऐसा नहीं था कि कल के बने थे, ये भी पुराने ही बंगले थे। सिर्फ एंट्रेंस पर ही टेम्पररी ऑफिस बना दिया गया, बाकी कोई बड़ा खर्च नहीं किया गया। तो ये दिल्ली के पुराने मुख्यमंत्रियों का इतिहास है। सब जो बंगला मिला उसमें रहे, कोई किसी ने बंगले को शीश महल नहीं बनाया। ये भाई साहब जो आए, जिन्होंने वादा किया कि मैं आम आदमी कल्चर लाऊंगा, उन्होंने बंगले को तोड़ के नया करके शीश महल कर दिया और अब कहते इससे पूछो उससे पूछो। इसके बावजूद देखिए कि केजरीवाल के जो सियासी दोस्त हैं वो आज की डेट में उनको डिफेंड कर रहे हैं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कह दिया कि जो नेता जहां जहां मजबूत है वहां पर इसी तरह के हमले किए जाते हैं। एक बार नीतीश कुमार को सुनिए। आप जान लीजिए, जो आदमी दिल्ली में चुनाव जीतता है, दूसरे राज्यों में चुनाव जीतता है, तो उसके ऊपर यही सब आलोचना शुरू हुई है। तो जो जो मजबूत है ना, जिन जिन जिलों में जो जो मजबूत है, उन्हीं पर यही सब क्रिटिसिज्म होते रहता है। आप समझ लीजिए सब। अरे भाई, हम आपसे जानते हैं उनको, जब राजनीति में नहीं थे तब से जानते हैं, और राजनीति में आए तक कितना आगे बढ़े। इसलिए हम लोग तो सबको जानते हैं। इसलिए इस तरह से किसी व्यक्ति की आलोचना हम लोग किसी का करते हैं? बोलिए। नीतीश जी कह रहे हैं कि केजरीवाल को कब से जानते हैं। अरे जानते तो आप लालू जी को भी थे। चारा घोटाला हो ना गया। जानने से क्या होता है? और अगर आप जानते भी हैं तो क्या आप जानते नहीं हैं कि केजरीवाल क्या क्या बोला करते थे? केजरीवाल सरकार के मंत्री और उनके नेता दूसरे मुद्दों पर खूब राजनीति कर रहे हैं, लेकिन वो 45 करोड़ के खर्च का सीधा जवाब नहीं दे रहे कि 8-8 लाख के पर्दे क्यों लगवाए भाई? अगर नहीं लगवाए हैं तो सीएम का घर दिखाने में दिक्कत क्या है? लेकिन जब ये सवाल पूछा जाता है तो उन्हें बुरा लग जाता है। पहले तो टाइम्स नाउ नवभारत के पत्रकारों को प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आने दिया। लोकतंत्र की हत्या तो आपने यहीं कर दी। अब केजरीवाल सरकार के मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज आज दिल्ली के जंतर मंतर चले गए थे। वहां टाइम्स नाउ नवभारत ने इनसे सवाल किया तो कुछ लोग माइक लेकर ही भाग गए और इन्होंने तो जवाब भी नहीं दिया। एक बार देखिए वहां क्या तमाशा हुआ। किसी मुख्यमंत्री का 45 करोड़ रुपए का जो रेनोवेशन का सवाल है, वीडियो बनाओ उसका। ये कौन अतिथि मुख्यमंत्री के जो सवाल, किसी मुख्यमंत्री का
45 करोड़ रुपए का जो रेनोवेशन का सवाल है, वीडियो बनाओ, वीडियो बनाओ उसका, ये कौन मुख्यमंत्री के जो माइक छीनने से सवाल रुकता है मैडम, माइक छीन लेने से सवाल रुकेगा केजरीवाल जी? प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं घुसने दीजिएगा तो सवाल नहीं पूछेंगे क्या? हमारे अंदर का लोकतंत्र जिंदा है। जिस दिन आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में घुसने नहीं दिया टाइम्स नाउ नव भारत के पत्रकारों को, उस दिन भी हमने एएनआई के फीड से आपकी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई थी संजय सिंह की, क्योंकि हमारे अंदर कोई खोट नहीं है। जो वाजिब सवाल वो पूछ रहे हैं, ताल ठोक के पूछ रहे हैं और आपको मौका दे रहे हैं कि अगर कुछ गलत है कागज में तो आप खोल के दिखाइए अपना बंगला, शीश महल। लेकिन आप पत्रकार को सोचते हैं रोक देंगे, उसका माइक छीन के कार्यकर्ता भाग जाएगा तो टाइम्स नाउ नव भारत पर सवाल नहीं पूछेंगे कि आम आदमी के पैसे का 8 लाख का पर्दा क्यों आया, आम आदमी के पैसे का 4 लाख का कमोड क्यों आया, आम आदमी के पैसे का 3.5 करोड़ का फर्श क्यों लगा, आम आदमी के पैसे का 45 करोड़ का शीश महल क्यों खड़ा हुआ? आपको लगता है यह सवाल रुक जाएगा? तो बॉस आप गलत फहमी है। बाकी आप पीएम के बारे में जितना सोचना है सोचिए, अच्छा काम कीजिए, आप प्रधानमंत्री बनिए, मैं तो चाहता हूं, लेकिन अपनी बातों पर कायम रहते हुए। पाठशाला में अब अतीक अहमद की जिंदगी के बड़े राज का चैप्टर। आपको बताऊंगा कि अतीक की जिंदगी में शाइस्ता के अलावा सीक्रेट महिला थी क्या, अतीक की मौत के पीछे शाइस्ता और शबाना की नफरत है क्या, और अतीक की मौत का योगी अखिलेश दोनों से कनेक्शन है क्या? माफिया अतीक अहमद से जुड़ा एक और बड़ा राज खुला है। कहा जा रहा है कि अतीक अहमद की जिंदगी में उसकी पत्नी शाइस्ता के अलावा भी एक महिला थी, ऐसी महिला जिसकी वजह से अतीक की निजी जिंदगी में तूफान आ गया था। अतीक अहमद जो अब इस दुनिया में नहीं है, उसके बारे में ऐसे ऐसे खुलासे हो रहे हैं कि सुनकर लोग हैरान हैं। अतीक अहमद की जिंदगी में एक और महिला की बात आ रही है जिसका नाम शबाना बताया जा रहा है। सूत्रों का कहना है कि अतीक अहमद और शबाना के बीच काफी नजदीकियां थी, जिसे शाइस्ता परवीन पसंद नहीं करती थी। चर्चा इस बात की भी है कि शबाना अतीक अहमद से रेगुलर टच में रहती थी। सवाल यह है कि क्या शबाना और अतीक अहमद के बीच दोस्ती थी या दोस्ती से बढ़कर कुछ था? क्या शबाना अतीक अहमद की निजी जिंदगी में दखल रखती थी या फिर सिर्फ अपराध में अतीक अहमद का साथ देती थी? और अगर सिर्फ दोस्त थी तो शाइस्ता को शबाना से दिक्कत क्यों होनी चाहिए थी? आपके मन में भी सवाल होगा कि आखिर ये शबाना कौन है भाई, ये नया कैरेक्टर कहां से आ गया जो अचानक इतना इंपॉर्टेंट हो गया? वो दिखती कैसी है? आपको पहले शबाना की तस्वीर दिखाता हूं। इस तस्वीर में बुर्के में दिख रही महिला के बारे में दावा किया जा रहा है कि यही शबाना है। कहा जा रहा है कि प्रयागराज में कोर्ट में पेशी के दौरान शबाना कोर्ट आई थी और यह तस्वीर उसी समय की है। इसमें शबाना ऊपर से नीचे देखने की कोशिश कर रही है। इसी तस्वीर के आधार पर पुलिस शबाना की तलाश कर रही है। सोर्सेज का कहना है कि शबाना के पकड़े जाने पर अतीक अहमद और अशरफ की मौत के कुछ राज खुल सकते हैं। इसी शबाना की वजह से अतीक अहमद के मामले में नया ट्विस्ट भी आ गया। शबाना के बारे में अतीक गैंग से पूछताछ में पता चला कि शबाना अतीक अहमद के संपर्क में रहती थी। अतीक अहमद के बेहद करीब थी शबाना। अतीक ने प्रयागराज में शबाना को घर भी दिया हुआ था। देवरिया जेल में अतीक अहमद से मिलने जाती थी, साबरमती जेल में भी अतीक से मिलने जाती थी शबाना, यह कहा जा रहा है। उमेश पाल मर्डर से पहले अतीक से भी मिली थी। अतीक अहमद से फोन पर उसने बातें की थी और बात किया करती थी। अतीक की पेशी के दौरान कोर्ट में वो मौजूद थी। सोचिए शबाना का कितना गहरा कनेक्ट होगा अतीक से। शबाना और अतीक अहमद की नजदीकियों के बारे में अतीक गैंग के कई लोगों को भी जानकारी थी, कहा जा रहा है। और यहीं से अतीक की पत्नी शाइस्ता को भी शबाना के बारे में पता चला। किसी ने बता दिया होगा कि भाभी ये अतीक और शबाना जो है वो दोस्त हैं, घर दिया हुआ, ऐसा करके बता दिया होगा किसी ने। उसके बाद से शाइस्ता को शबाना पसंद नहीं आने लगी। शबाना के बारे में पता चलने पर शाइस्ता ने सोचा था कि यह भी अतीक गैंग की कोई मेंबर होगी, लेकिन धीरे धीरे शाइस्ता को अतीक और शबाना की नजदीकियों के बारे में और पता चलने लगा। अतीक गैंग में शाइस्ता के करीबी लोगों ने शबाना के बारे में बताना शुरू किया
जिसके बाद शाइस्ता को शबाना के नाम से भी चिढ़ होने लगी थी, यह कहा जाता है। शाइस्ता नहीं चाहती थी कि शबाना अतीक अहमद से मिले। शाइस्ता से मिले, शाइस्ता ने शबाना के बारे में जानकारी निकालनी शुरू की। शबाना की वजह से अतीक और शाइस्ता में खटपट बढ़ी। शबाना को लेकर अतीक और शाइस्ता में झगड़ा भी हुआ। शाइस्ता ने अतीक के गैंग में शबाना की एंट्री बैन कर दी थी। शाइस्ता ने अपने लोगों से कहा कि वो शबाना की मदद ना करे, मतलब वो हर तरीके से शबाना को अतीक अहमद से दूर करना चाहती। उमेश पाल शूटआउट के साथ अतीक और अशरफ मर्डर केस में भी शबाना की भूमिका बहुत संदिग्ध हो गई। पुलिस अब सरगर्मी से शबाना की भी तलाश कर रही है। अभी तो शाइस्ता को ढूंढ रही थी, अब शबाना की भी तलाश हो रही है। सूत्रों के मुताबिक शबाना प्रयागराज के करेली इलाके में रहती है। अतीक और शबाना के बीच फोन कॉल का रिकॉर्ड पुलिस को मिला है। पुलिस ने साबरमती जेल के सीसीटीवी फुटेज को चेक किया। जेल में अतीक से मिलने आने वालों की पहचान की जा रही है। साबरमती जेल में शबाना और अतीक की मुलाकात की जानकारी अतीक के परिवार को भी नहीं थी, कहा जा रहा है। उमेश पाल मर्डर केस में शबाना की भूमिका की भी अब जांच हो रही है। सूत्र यह भी कह रहे हैं कि अतीक अहमद नहीं चाहता था कि शबाना के बारे में उसके परिवार या गैंग को पता चले, लेकिन फिर भी पता लग ही गया। यह भी कहा जा रहा है कि शाइस्ता के साथ शबाना की लड़ाई के बाद ही अतीक ने शबाना से कुछ दिन दूर रहने के लिए कहा था। पुलिस के लिए शबाना बहुत इंपॉर्टेंट हो चुकी है इस वक्त, क्योंकि उसे लगता है कि शबाना के पकड़े जाने से कई और राज खुल सकते हैं। शाइस्ता और शबाना की तलाश में पुलिस और एसटीएफ की टीमें छापेमारी कर रही है। अतीक के परिवार का हाल यह है कि 3 लोग मारे जा चुके हैं। कुछ लोग जेल में बंद हैं, बाकी फरार है। शाइस्ता भी फरार है। अशरफ की बीवी जैनब भी फरार है। यहां तक कि शाइस्ता के पिता भी घर छोड़कर फरार हो गए। शाइस्ता के पिता के घर से एक पुरानी एल्बम मिली है, जिसमें अतीक और शाइस्ता की कुछ तस्वीरें पुरानी मिली। आपको दिखाता हूं कि अतीक का परिवार पहले कैसे हुआ करता था, क्योंकि जब हम गैंगस्टर की बात करते हैं तो उसकी जिंदगी का यह पहलू भी आपको देखना चाहिए। कहीं छुट्टी मनाने गया है पहाड़ों में, बच्चा गोद में है और अतीक अहमद को आप बैठे हुए देख रहे हैं, चाय नाश्ते का मजा ले रहा है। यहां बेटे के साथ खेलता हुआ दिख रहा है। इन तस्वीरों में अतीक अहमद अपने बेटे के साथ पहाड़ों की सैर कर रहा है। बहुत पुरानी तस्वीरें हैं, जब बेटा इतना छोटा है। अतीक अहमद का परिवार उस समय अपराध की दुनिया में तेजी से आगे बढ़ रहा था। अतीक को लगता था कि वो जो चाहे वो कर सकता है, कोई उसे रोकने वाला नहीं था। राजनीतिक संरक्षण भी अतीक को हासिल था, लेकिन उस वक्त अतीक ने यह नहीं सोचा होगा कि जिस रास्ते पर वो चल रहा है उसका अंजाम क्या हो सकता है। आज अतीक अहमद का पूरा परिवार बर्बाद हो गया। इस फोटो में जो आपको लोग दिख रहे हैं, अतीक नहीं रहा। अगर ये असद है जिसको गोद में लिया हुआ है तो ये भी नहीं रहा, और शाइस्ता तो कहां है ये किसी को पता ही नहीं। मतलब फोटो है, लेकिन फोटो के सारे लोग गायब हो चुके हैं। कुछ लोग दुनिया से गए, कुछ लोग कहां हैं ये किसी को पता नहीं। आपको अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन की भी तस्वीरें दिखाता हूं। ये तस्वीरें अतीक अहमद से शादी के कुछ समय बाद की हैं, जब अतीक और शाइस्ता के बच्चे हो चुके थे। अतीक ने शाइस्ता को शादी के बाद हसीन सपने दिखाए होंगे, लेकिन आज क्या हाल है सबको पता है। शाइस्ता को पुलिस ढूंढ रही है, खुद फरार है वो। उसके बेटे जेल में है। पति और एक बेटे का एनकाउंटर हो चुका है। पति की मौत हो चुकी है, बेटे का एनकाउंटर हो चुका है। अतीक अहमद और अशरफ की मौत के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी हुई है। इस दौरान क्या क्या हुआ आपको बताता हूं। मामले की सुनवाई जस्टिस एस रविंद्र भट्ट और जस्टिस दीपांकर दत्ता कर रहे थे। यूपी सरकार का पक्ष सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने रखा। मुकुल रोहतगी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि किस तरह से मीडिया के सामने अतीक और अशरफ की हत्या हुई। वारदात के समय अतीक और अशरफ के आसपास 50 से ज्यादा लोग थे। तो जस्टिस भट्ट ने पूछा कि हत्यारों को अतीक अशरफ की लोकेशन कैसे पता चली। मुकुल रोहतगी ने कहा कि अतीक अशरफ मेडिकल के लिए पिछले 3 दिन से जा रहे थे, हत्यारों को यह पता था। तो फिर जज ने पूछा कि अतीक अशरफ को अस्पताल के गेट तक क्यों नहीं लेकर गए, बाहर क्यों उतारा, अतीक और अशरफ की परेड क्यों कराई गई। मुकुल रोहतगी ने कहा कि पुलिस वैन से अस्पताल की दूरी काफी कम थी, इसलिए उतार कर ले जा रहे थे। इस पर जस्टिस भट्ट ने कहा कि मामले की जांच की पूरी जानकारी कोर्ट को सौंपी है। कोर्ट ने यह भी कहा कि सरकार जो जांच कर रही है उसका हलफनामा कोर्ट में पेश कीजिए।
लेकिन इस बीच माफिया अतीक अहमद का चैप्टर क्लोज हो चुका, पर अतीक अहमद के नाम को उसके बेटे जिंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं। अतीक के बेटे अली अहमद का एक लेटर वायरल हो रहा है जिसमें बेहद चौंकाने वाली बातें लिखी हुई हैं। अली ने अपने लेटर में कहा जा रहा है कि मुसलमानों को भड़काते हुए लिखा है कि उसके पिता, चचा और भाई का किस तरह एनकाउंटर हुआ ये सभी जानते हैं। इस लेटर में लिखा है कि अतीक के मर्डर में जितना हाथ योगी आदित्यनाथ का है उतना ही समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव का भी है। बताइए, अखिलेश जी, उनकी पार्टी के नेता राम गोपाल यादव, ये लोग अतीक को मासूम बता रहे थे। यहां जो लेटर वायरल हो रहा है उसमें तो कहा जा रहा है कि योगी तो है ही, अखिलेश यादव भी अतीक की मौत के जिम्मेदार है। अली ने मुसलमानों से एकजुट होने की अपील करते हुए कहा कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी को वोट मत दो। अली ने यह भी लिखा है कि उसकी वालिदा का भी एनकाउंटर किया जा सकता है, यानी शाइस्ता का। इधर बमबाज गुड्डू मुस्लिम को लेकर भी नया खुलासा हुआ है। कल मैंने आपको बताया था कि अपनी जान बचाने के लिए गुड्डू मुस्लिम हिंदू पहचान के साथ छिप रहा है, हिंदू नाम रख लिया है। अब यह पता चला है कि गुड्डू मुस्लिम पहले भी हिंदू पहचान के साथ अपराध कर चुका है। 1995 से 1998 के बीच गुड्डू मुस्लिम लखनऊ यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रहता था। उस समय गुड्डू मुस्लिम के 2 नाम और थे। इसने एक नाम रखा था आयुष चौधरी और दूसरा नाम रखा था आशीष चौधरी। कहा जाता है कि गुड्डू मुस्लिम हिंदू नाम के साथ ही अपराध करता था। लखनऊ यूनिवर्सिटी में बमबाजी की शुरुआत गुड्डू मुस्लिम ने ही की थी। गुड्डू मुस्लिम हाथ से बारूद को तौल लेता था और 5 मिनट में, यहां लोग 2 मिनट में मैगी बनाते हैं, तो उधर जितने देर में मैगी बनी उसमें 3 मिनट और मिलाई तो ये बम बना लेता था। आरोप है कि बाहुबली धनंजय सिंह और अभय सिंह के लिए गुड्डू मुस्लिम काम करता था। उत्तर प्रदेश के माफिया जगत में गुड्डू मुस्लिम के संबंध लगभग सभी से है। एसटीएफ को शक है कि कुछ सफेदपोश लोग गुड्डू मुस्लिम की मदद कर रहे हैं। गुड्डू मुस्लिम के बारे में अयोध्या के हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने बड़ा दावा किया। महंत राजू दास ने कई लोगों का धन परिवर्तन भी कराया। महंत राजू दास के मुताबिक गुड्डू मुस्लिम पहले हिंदू ही था। वो दावा कर रहे हैं कि उसका नाम आयुष चौधरी ही था। अतीक ने उसका धर्म बदला और वो गुड्डू मुस्लिम बन गया। विजय चौधरी को भी अतीक ने उस्मान चौधरी बनाया था। अतीक अहमद ने 12 हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराया था, यह दावा किया जा रहा है। महंत राजू दास दावा कर रहे हैं कि जो भी अतीक अहमद के साथ काम करता था, अतीक उसका धर्म परिवर्तन करा देता था। सुनिए एक बार। प्रशासन के लोगों ने जांच में पाया है कि 12 लोगों का उसने धर्मांतरण किया था। गुड्डू, जो आज गुड्डू मुस्लिम है, कभी वो चौधरी हुआ करता था। विजय उस्मानी आज उसका नाम है, कभी वो हिंदू हुआ करता था। लेकिन जो भी व्यक्ति उसके साथ काम किया, उसके लिए काम किया, उसका वो धर्मांतरण कर देता था। अब राजू मोहनदास तो बड़ा दावा कर रहे हैं कि अतीक के साथ काम करना है तो मुसलमान बनना पड़ता था। अतीक के राज तो अभी और खुलेंगे, लेकिन अब नंबर मुख्तार का आ चुका है। जिस बात से मुख्तार डर रहा था, अब उसे सामना करना होगा। कल मुख्तार पर बड़ा फैसला आने वाला है। अब उसका चैप्टर। जब से अतीक मारा गया तब से मुख्तार अंसारी की नींद उड़ी है। आज तो वो और बेचैन होगा, क्योंकि कल गैंगस्टर एक्ट के एक मामले में माफिया मुख्तार अंसारी और उसके सांसद भाई अफजाल अंसारी के खिलाफ फैसला आने वाला है। इसके लिए बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी को गाजीपुर कोर्ट में पेश होना था, लेकिन मुख्तार अंसारी ने कोर्ट से गुहार लगाई कि भाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही पेशी की छूट दे दीजिए। वो जाना ही नहीं चाह रहा बाहर, इतना डर गया है। मुख्तार को डर है कि पेशी के लिए कोर्ट जाने पर कहीं उसका भी अतीक जैसा अंजाम ना हो जाए। सुनिए मुख्तार के वकील क्या बता रहे हैं। उनकी जान को खतरा जो है बना हुआ है। आप जैसा कि देख रहे हैं कि जेल में भी हत्या हो रही है, जेल के बाहर पुलिस कस्टडी में भी हत्या हो रही है, तो ऐसे में उनको जान का खतरा बना हुआ है। और उन्होंने माननीय सेशन न्यायालय से लेकर माननीय उच्चतम न्यायालय तक उनके परिवार की तरफ से प्रार्थना पत्र दिया गया है कि उनकी जान को लगातार खतरा बना हुआ है। उनके विरोधी उनकी हत्या करने की साजिश लगातार कर रहे हैं। यानी बार बार
जान का खतरा है, जान का खतरा, ये डर जो है उसके अंदर बैठ गया, ये बताया जा रहा है। मुख्तार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी की इजाजत तो मिल गई, लेकिन उसे जिस बात का डर है वो डर बना रहेगा, क्योंकि अतीक के साथ ही यूपी में माफिया को मिट्टी में मिलाने की शुरुआत हो चुकी है। मुख्तार का बेटा, मुख्तार की बहू जेल में, उसके भाई की सांसदी पर तलवार लटक रही है। पूरे परिवार की क्राइम कुंडली आगे बताऊंगा, लेकिन आपको उस केस के बारे में बताता हूं जिस पर कल फैसला आना है। मुख्तार अंसारी और उसके सांसद भाई अफजाल अंसारी पर 1996 में कोयला कारोबारी नंद किशोर रुंगटा के अपहरण और हत्या का आरोप लगा। 2005 में दोनों पर गाजीपुर के मोहम्मदाबाद से बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या का आरोप लगा। विधायक कृष्णानंद राय के काफिले पर मुख्तार ब्रदर्स के गुर्गों ने 400 गोलियां चलाई, जिनमें 22 गोलियां कृष्णानंद राय को लगी थी और उनकी मौके पर मौत हो गई थी। इन दोनों मामलों की जांच के बाद 2007 में मुख्तार और अफजाल अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ। कोर्ट ने 23 सितंबर 2022 को मुख्तार और अफजाल के खिलाफ आरोप तय किए और कल इस केस में सजा सुनाई जानी। एक तरफ कोर्ट में पेशी के नाम पर मुख्तार अंसारी के पसीने छूट रहे हैं, दूसरी तरफ मायावती की पार्टी बीएसपी से सांसद उनके भाई अफजाल अंसारी को अब सांसदी छीनने का डर सता रहा है। अफजाल अंसारी के इस डर की वजह है, दरअसल अगर गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज केस में मुख्तार और उसका भाई अफजाल दोषी साबित हो जाते तो कम से कम 2 साल की सजा होगी और अधिकतम 10 साल की। और अगर इस केस में अंसारी ब्रदर्स को कम से कम सजा भी होती है तो नियमों के तहत अफजाल अंसारी की संसद सदस्यता रद्द हो जाएगी, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट के तहत 2 साल या इससे ज्यादा की सजा होते ही सांसदों या विधायकों की सदस्यता खत्म हो जाती है, जैसे अभी राहुल गांधी की हो गई। और इसमें तो मिनिमम ही सजा 2 साल की है, तो सजा होगी तो सदस्यता जाएगी। इसलिए गणतंत्र में यकीन रखने वाले, गणतंत्र नहीं गणतंत्र, माफिया मुख्तार का परिवार अब लोकतंत्र और संविधान की दुहाई दे रहा है। एक बार सुनिए मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी ने क्या कहा है। सब लोग फोन बताइए, आप बात कर रहे हैं मालूम करिए। हम गाजीपुर की जनता से कहेंगे संयम बरते लोग। अगर फैसला आपके पक्ष में आता है तो वो संविधान और कानून मानता है, वो संविधान और कानून के रास्ते से ही हर परिस्थितियों का सामना करता है। भारत में लोकतंत्र की व्यवस्था है। अजीब बात, राजनीति में कोई असर पड़ेगा आपको लगता है? फैसले के बाद अगर खिलाफ मुखालिफ, हम कौन होते हैं समीक्षा करने वाले? कहा जा रहा है कि यूपी में जो है माफियाओं के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है। घबराइए नहीं, पूरे देश की जनता इन लोगों को करने का मन बना चुकी है। इस सरकार के जिस तरह पिछले दिनों माफिया अतीक को एक मामले में सजा सुनाई, उसके बाद कृष्णानंद राय के परिवार का भी भरोसा मजबूत हो गया है। जिन कृष्णानंद राय पर मुख्तार ने 400 गोलियां चलवाई थी, कृष्णानंद राय के बेटे को भरोसा है कि अतीक की तरह ही मुख्तार का भी हिसाब होगा। सुनिए कोर्ट का फैसला आने से पहले कृष्णानंद राय के बेटे ने क्या कहा। पूजनीय महाराज जी के नेतृत्व में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, महाराज जी का जो अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति है, आज उसी का नतीजा है कि एक भयमुक्त समाज का स्थापना इस प्रदेश में हो पाया है। और महाराज जी की ही देन है कि जो आत्मबल और आत्मविश्वास हमारे माता जी में 2017 के बाद से और बढ़ा है कि इनके खिलाफ और अपनी आवाज़ें बुलंद करनी है, तो आज उसी का एक निर्णायक मोड़ पे हम लोग खड़े हैं। हम लोगों के, हमारी और माता जी के संघर्ष को देखा जाए तो 18 साल हो गए, लेकिन व्यक्तिगत अगर मेरे पिताजी को भी संघर्षों को देखा जाए, क्योंकि उस समय जिन परिस्थितियों के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई जिसका परिणाम उनकी राजनीतिक हत्या पे बदल गई, अगर वो पूरा मिला दिया जाए तो आज करीब 28 से 29 साल हो गए। तो एक लंबा दशक बीत गया, एक लंबा समय बीत गया। तो मेरा मानना है कि न्यायपालिका पे हमें दोनों लोगों को भरोसा है और हमें उम्मीद है कि जल्द से जल्द न्याय मिलेगा। तो एक तरफ मुख्तार अंसारी पर कल फैसला आना है, दूसरी तरफ इनकम टैक्स विभाग ने भी मुख्तार पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। हमने पाठशाला में बताया था कि मुख्तार के खिलाफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ऑपरेशन पैंथर शुरू किया था, जिसके तहत मुख्तार की करोड़ों की बेनामी संपत्ति का खुलासा हो चुका है। इसको लेकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने मुख्तार अंसारी को पहला नोटिस भेज दिया है, जिसके जरिए सबसे पहले गाजीपुर में 12 करोड़ की बेनामी प्रॉपर्टी का हिसाब मांगा गया। जांच में अब तक मुख्तार अंसारी की
127 करोड़ की 23 बेनामी प्रॉपर्टी का पता चल चुका है। मुख्तार अंसारी और उसके भाई अफजाल अंसारी ही नहीं, मुख्तार के पूरे परिवार पर योगी सरकार ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। आपको अंसारी फैमिली की क्राइम कुंडली बताता हूं। मुख्तार अंसारी पर 1-2 नहीं 61 मुकदमे दर्ज हैं, 61। मुख्तार के सांसद भाई अफजाल अंसारी पर 7 केस है, जिनको अभी आप सुन रहे थे, गाड़ी में बैठ के कह रहे थे कि लोकतंत्र में भरोसा है, संविधान में भरोसा है। वो भाई साहब अफजल अंसारी पर 7 केस हैं। कासगंज जेल में बंद मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी पर भी 7 केस दर्ज हैं। मुख्तार के दूसरे बेटे उमर अंसारी पर 5 मुकदमे हैं। मुख्तार की बीवी अफसा अंसारी के खिलाफ 2 केस दर्ज हैं, जो फिलहाल फरार है। पुलिस ने अफसा अंसारी की गिरफ्तारी पर 75,000 रुपए का इनाम घोषित किया हुआ है। यही नहीं, मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी की बीवी निखत अंसारी भी फिलहाल चित्रकूट जेल में बंद है। निखत अंसारी पर जेल के नियमों की अनदेखी कर जेल में बंद अपने पति से मुलाकात करने का आरोप है। आज जो मुख्तार अंसारी कोर्ट में पेशी के नाम से डर रहा है, एक दौर में उसने यूपी में खूब आतंक फैलाया और यह सब हुआ मुख्तार के राजनीतिक रसूख की वजह से। अब उस राजनीतिक रसूख के बारे में भी सुन लीजिए। मुख्तार अंसारी ने 1996 में पहली बार बीएसपी के टिकट पर मऊ जिले की सदर विधानसभा सीट से चुनाव जीता। इसके बाद मुख्तार ने कभी निर्दलीय, कभी अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के टिकट पर चुनाव लड़कर 2002, 2007, 2012, 2017 में भी मऊ सदर सीट से चुनाव जीता। इनमें से आखिरी 3 चुनाव मुख्तार अंसारी ने जेल में बंद रहते हुए जीते। 2022 में खुद पर शिकंजा कसता देख मुख्तार ने अपने बेटे अब्बास अंसारी को मऊ सदर सीट से उम्मीदवार बनाया, जो फिलहाल इस सीट से विधायक है। लेकिन आज की डेट में सवाल यह है कि मुख्तार अंसारी को कल सजा क्या होगी, फैसला क्या आएगा सजा पर, और साथ ही क्या योगी जो माफिया राज खत्म कर रहे हैं उसका अगला निशाना मुख्तार है। पाठशाला में एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द लौट रहे हैं।